माघ मकरगत रवि जब होई, तीरथ पति ही आवत सब कोई। देव दनुज की नर नर श्रेणी, सादर मजहि सकल त्रिवेणी। नमस्कार, मैं डॉक्टर दयानंद। आस्था के मंथन में आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत स्वागत है। 2025 का महाकुंभ चल रहा है। दुनिया के महत्वपूर्ण धार्मिक सांस्कृतिक कुंभ मेला में से एक है। कुंभ मेला लगने के पीछे के पौराणिक कथाओं के बारे में आप सभी दर्शकों को मालूम है। कुंभ 4 जगह पर लगता है: नासिक, उज्जैन, हरिद्वार, प्रयागराज। वर्तमान समय में प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है, जो कि एक विशाल पर्यटन का स्वरूप ले चुका है। लोग देश विदेश से आ रहे हैं और सम्मिलित हो रहे हैं। कुंभ की सांस्कृतिक, इतिहास, पर्यावरण और पर्यटन के दृष्टि से आज के हम चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ हैं न्यूज़ 24 के विशेषज्ञ विजय शंकर जी। आपका हमारे विशेष कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत सर, बहुत धन्यवाद। सर, मेरा पहला सवाल है, कुंभ सदियों से चलता आ रहा है। इस वर्ष पूर्ण कुंभ आया है 144 वर्ष बाद। अध्यात्म के अनुसार समुद्र मंथन से निकला हुआ अमृत, जिसमें कलश और पर्यावरण और प्रकृति से जुड़ा था, उसके बारे में सर बताया। देखिए, महाकुंभ का एक स्वरूप हम लोग आज देख रहे हैं, जिसमें करोड़ों लोग, करीब 40 करोड़ लोग अब तक स्नान कर चुके हैं। लेकिन भारत की जो सनातन परंपरा है, इसमें महाकुंभ का क्या महत्व है, किस सोच के साथ महाकुंभ ने हमारी सनातन परंपरा में आकार लिया होगा, इसे भी समझने की जरूरत है। इसके लिए थोड़ा सा हमें इतिहास की ओर जाना पड़ेगा। इतिहास इस तरह से कि कुंभ शब्द, जो कुंभ शब्द है, वो ऋग्वेद में आता है, लेकिन कुंभ मेले का जिक्र नहीं है उसमें। बाद के भी कई ग्रंथ हैं, पौराणिक ग्रंथ जो हजारों साल पहले लिखे गए, उनमें भी कुंभ का जिक्र है, लेकिन कुंभ मेले का नहीं। लेकिन ऋग्वेद के 10वें सूक्त में कहा गया है कि जो व्यक्ति श्वेत और श्याम धाराओं के संगम पर स्नान करता है, वो मोक्ष को प्राप्त होता है, या कहें कि जीवन उसका धन्य हो जाता है। अब इसका क्या मतलब है? धरती पर कौन सी ऐसी जगह है जहाँ श्वेत और श्याम धाराओं का मिलन होता है? तो वो जगह है प्रयागराज। प्रयागराज में श्वेत गंगा की धारा, श्याम यमुना की धारा का मिलन होता है। अब सवाल है कि वहाँ तो कहा जाता है कि त्रिवेणी है, 3 नदियों का संगम है, सरस्वती है, तो सरस्वती कहाँ है? सरस्वती एक नदी के रूप में अगर देखें तो हजारों साल पहले हमारे ग्रंथ बताते हैं कि सरस्वती भी भारत भूमि पर, भारत भूखंड पे बहती थी, जो अब अदृश्य हो गई। ये तो एक भौतिक स्वरूप हो गया। लेकिन अब जरा इसके दूसरे आध्यात्मिक स्वरूप की ओर जाएं। गंगा क्या है? प्रवाहवान। यमुना क्या है? प्रवाहवान। एक पवित्र है, अलग गंगा के पानी की तासीर अलग है, जमुना के जल की तासीर अलग है। सरस्वती ज्ञान की देवी है, वो अदृश्य हैं, वो इंसान की चेतना को जागृत करती हैं। तो कुंभ जो हजारों साल से भारतीय परंपरा में जो रसा बसा है, वो इंसान को खुद को जानने का और समझने का मौका देता है। कमोवेश कुंभ की प्रकृति ऐसी रही है, जो प्रकृति से इंसान को खुद से और हर किसी का एक दूसरे से साक्षात्कार कराती है, समागम कराती है। तो ये ज्ञान विज्ञान की जो धरती है, उसकी एक अनोखी परंपरा है। पूरी दुनिया में अद्भुत मिसाल है, जहाँ करोड़ों लोग, आज की तारीख में करोड़ों, कभी लाखों लोग जमा होते थे, अपनी बात कहते थे, आपस में विचारों का आदान प्रदान करते थे, और आध्यात्मिक रूप से खुद के, यानी कहते हैं कि आत्मा के शुद्धिकरण का रास्ता कुंभ की डुबकी में के जरिए निकालने की कोशिश करते थे। ये एक बहुत ही समृद्ध परंपरा का एक हिस्सा है। सर, आपने कहा कि अभी तक 40 करोड़ स्नान कर चुके हैं। अभी तक इस कुंभ में कम से कम 50 करोड़ लोगों की आने की उम्मीद है।
40 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं। प्रयागराज को योगी सरकार ने पूरी तरह से तैयार किया। जगह जगह टॉयलेट बनाए गए, प्लास्टिक का प्रयोग ना हो, बल्कि संगम भी स्वच्छ रहे। क्या इतने बड़े महापर्व के बाद पर्यावरण की क्षति नहीं होगी? आपके सवाल को मैं एक दूसरे संदर्भ में ले जाने की कोशिश करता हूं। पहले ये देखिए कि 40 करोड़ की आबादी का क्या मतलब होता है। 40 करोड़ की आबादी का मतलब है दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश। जी। आप भारत, जी। उसके बाद चीन, जी। और उसके बाद ही 40 करोड़ की आबादी। अमेरिका की आबादी भी करीब 35 करोड़ के आसपास है। आप जरा सोचिए, प्रयागराज की आज की तारीख में जो प्रयागराज शहर है उसकी आबादी 17 से 20 लाख के आसपास है। वहाँ एक दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश 45 दिनों में बस रहा है। हर संस्कृति के लोग वहाँ जा रहे हैं। सब अपनी अपनी परंपराओं के साथ वहाँ मिल रहे हैं। क्या इतनी बड़ी भीड़ को संभालना और उसके लिए इंतजाम करना साधारण सा चीज है? यूरोप के 3-3, 4-4 देशों को एक साथ मिला दिया जाए, जो कभी खुद को कॉलोनियल पावर कहा करते थे, जो दुनिया पे राज करते थे, उनसे बड़ी आबादी यहाँ पर प्रयागराज में पहुँच रही है। एक चीज। दूसरी बात, आपने जो पर्यावरण के साथ जोड़ी, अब मैं उसकी तरफ आता हूँ। कुंभ संदेश देता रहा है, महाकुंभ शुरू से, कि किसी भी तरह से प्रकृति और इंसान के बीच समन्वय हो। ये समन्वय किस तरह का हो, आप जरा इसको सोचिए। कुंभ जो है और भारत की सनातन परंपरा किसी का विरोध नहीं करती है, वो नवीनता को स्वीकार करती है। वो कुंभ में प्रयागराज के किनारे जो संगम की रेती है, वहाँ लोग कल्पवास करते थे। हाँ, झोपड़ी लगा के रहते थे, सीमित साधनों में जीवन जीते थे। महीने भर के लिए अपना पूरी दिनचर्या संयमित रहते थे। सुबह शाम गंगा में स्नान करते थे। गरीब से गरीब शख्स भी वहाँ स्नान के बाद दान करता था। ये क्या सिखाता है? ये सिखाता है कि आप कुछ दें, और ये दे सांकेतिक मतलब है। इसका मतलब है कि आपने समाज से जो लिया उसे रिटर्न करें। कुंभ लेने का नहीं, कुंभ देने का संस्कार सिखाता है। तो कुंभ जो है ये कहीं कतई नहीं बताता कि आप प्लास्टिक का यूज करके वहाँ पर प्रदूषण फैलाएं, नदियों को गंदा करें। इसका एक है स्वच्छता, और ये संदेश भी लोगों ने बहुत हद तक अपने में स्वीकार किया है, उसको कबूल किया है, समाहित किया है। कहीं थोड़ी बहुत ऊंच नीच होती है, लेकिन सबसे बड़ा जो कुंभ का दर्शन है वो यही है कि वो किसी से भेद नहीं, वो इंसान इंसान के बीच भेद नहीं करता, वो गरीब अमीर के बीच भेद नहीं करता। सब वहाँ जाते हैं, डुबकी लगाते हैं, और अपने तरीके से अपनी आत्मा की शुद्धि और समाज को देने का संदेश लेकर के वहाँ से निकलते हैं। सदियों से महाकुंभ देश विदेश के लोगों को आकर्षित करता रहा है। विचार और संस्कृति का मिलन होता है, पर्यटक के बढ़ावा भी मिलता है। आज एक विशाल स्वरूप देखने को मिल रहा है। इसके ऊपर योगी सरकार ने 6000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं कुंभ मेला पर। इसमें सरकार का कितना फायदा होगा, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? देखिए, आपने ये आस्था के अर्थशास्त्र की बात की कि इस आस्था के अर्थशास्त्र से क्या मिलेगा, सरकार को क्या मिलेगा, लेकिन मैं इसको थोड़ा और दूसरे तरीके से इसको ले जाना चाहूँगा। कुंभ कोई आज से नहीं लग रहा है। कुंभ कब से लग रहा है, कुंभ का इतिहास क्या है, ये इसका कोई ठोस इतिहास में प्रमाण नहीं है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि करीब 2000 साल पहले कुंभ की परंपरा शुरू हुई। हम इसको संक्षेप में इसलिए बता रहे हैं और इसका जिक्र कर रहे हैं कि इसे समझा जा सके कि कुंभ किस तरह से भारतीय परंपरा में आधुनिकता के साथ बढ़ा, और उसी के साथ हम इस अर्थशास्त्र को भी जोड़ेंगे जिसका आपने जिक्र किया। तो करीब 2-2500 साल पहले, चूँकि बौद्ध साहित्य 2500 साल पहले आए, उनमें जिक्र है कि जो लोग अत्याचारी से अत्याचारी आदमी भी अगर प्रयागराज में महाकुंभ में डुबकी लगा लेता है तो उसके जो पाप हैं वो खत्म नहीं होंगे। इसका मतलब कुंभ की उस वक्त, उस दौर में ऐसी महिमा रही होगी कि 2500 साल पहले कहा जा रहा है कि यहाँ पर डुबकी लगा लेने से मोक्ष मिलता है। ठीक है,
क्योंकि कहा जा रहा है बहुत अत्याचारी आदमी को भी मोक्ष नहीं मिलता। ठीक है, या हो सकता है उसका जो ट्रांसलेशन हो दूसरे फॉर्म में हो, कहा गया हो, ये भी कहा गया हो कि अत्याचारी से अत्याचारी व्यक्ति को मोक्ष मिल जाता है, एक पहलू। दूसरा, जब 7वीं शताब्दी में हम लोग आते हैं तो हर्षवर्धन का जो दौर था, राजा हर्षवर्धन का, उस समय में कुंभ थोड़ा व्यवस्थित होता है, घाटों का निर्माण होता है, लोग वहाँ पर दान पुण्य करते हैं। और खुद उसी दौर में चाइनीज यात्री ट्रैवलर फांग्यान आते हैं जो 15 साल भारत में रहे और उन्होंने भारत पर अपनी डायरी लिखी। उस डायरी में उन्होंने लिखा है कि हर 5वें साल हर्षवर्धन जो है वो प्रयागराज जाते थे और अपनी अच्छी खासी संपत्ति दान करते थे। तो शायद वो कुंभ और अर्धकुंभ का जिक्र कर रहे हैं। चूंकि उन्होंने 5 साल काउंट किया तो हो सकता है वो 6 साल हो। तो कुंभ और अर्धकुंभ तो दान पुण्य की परंपरा हर्षवर्धन के दौर में रही। आगे इसको थोड़ा और व्यवस्थित रूप आदि शंकराचार्य के दौर में आता है, जब उन्होंने अखाड़ों की स्थापना की और अखाड़े को कुंभ में महत्व मिलने लगा एक अलग तरीके से। अब इसके बाद थोड़ा और आगे बढ़ के आते हैं हम लोग अकबर, मुगलों के दौर में। मुगलों ने भी समझा कि भारतीय संस्कृति में ये अद्भुत चीज़ है प्रयागराज का कुंभ। तो अकबर ने प्रयागराज को, आज के प्रयागराज को वो अपना सूबा बनाया और वो कड़ा के नाम से जाना जाता था, कड़ा। और करीब 25 साल उम्र रही होगी और जब उसने अकबर खुद प्रयागराज में कुंभ देखने गया था, कुंभ मेला देखने गया था। और पहली बार इतिहास में ऐसा प्रमाण मिलता है कि अकबर ने अपने 2 अफसर नियुक्त किए थे घाटों के निर्माण के लिए, साफ सफाई के लिए। तो उस वक्त का जो साहित्य है उपलब्ध है, मुगलकालीन साहित्य, उसके मुताबिक मुगलिया सल्तनत ने जितना खर्चा किया कुंभ के आयोजन पर उससे डबल की कमाई की। ठीक है, तो ये कुंभ के अर्थशास्त्र का एक सबूत यहाँ से शुरू होता है। इसके कुछ समय के बाद, इसके जस्ट कुछ समय के बाद, अगर जब ये माने कि 200 साल के बाद, जब अंग्रेज़ों के पैर इधर पड़े और अंग्रेज काफ़ी मजबूत हुए, बेसिकली पैर नहीं पड़े, मजबूत हुए होने लगे अंग्रेज, तो उनकी भी कुंभ में दिलचस्पी जगी। उन्होंने भी जितना इन्वेस्ट किया, उन्होंने अफसर नियुक्त करने शुरू कर दिए, इंचार्ज बनाए, टैक्स लगाने शुरू कर दिए कुंभ यात्रियों पे। तो ये फिर आगे बढ़ता गया और वहाँ जितना इन्वेस्टमेंट होता था उससे डबल कमाई होती रही। तो कुंभ को सरकारों ने, मुगलों ने, अंग्रेजों ने अपनी कमाई के तौर तरीके के तौर पर देखा। अब हम आते हैं बाद के दिनों में, जहाँ पर आप योगी सरकार की बात कर रहे हैं। तो अभी माना जा रहा है कि सरकार ने करीब 7,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं महाकुंभ के आयोजन पर और 2 लाख करोड़ रुपए की इकोनॉमी में, यूपी और देश की इकोनॉमी में जोड़ने का अनुमान खुद योगी आदित्यनाथ जी ने लगाया है। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि जिस तरह से खर्च हुआ और जिस तरह से एक पूरा रिलीजियस टूरिज्म के लिए एक पूरा कॉरिडोर बन रहा है, जो कुंभ महाकुंभ में आए लोग फिर वाराणसी जा रहे हैं, फिर आपका इधर पूरा अलग अलग धार्मिक स्थलों पर जा रहे हैं, तो इससे एक अनुमान लगाया जा रहा है कि करीब 4 लाख करोड़ रुपए, 4 लाख करोड़ रुपए देश की अर्थव्यवस्था में जुटने का अनुमान है। हमारे अधिकतर सभ्यताएं नदी किनारे बसी हुई है, हमारे तीर्थ स्थल भी नदी किनारे हैं, हमारे अधिकतर पर्व त्योहार नदी किनारे मनाए जाते हैं। अगर नदी नहीं बचाए गया तो क्या हमारे धर्म और सभ्यताएं बच पाएगी? देखिए, प्रयागराज तो कहें या कुंभ कहें, कुंभ जो भी है कहीं भी वो यही संदेश देता है कि प्रकृति के साथ किस तरह से तालमेल बनाना है, सबको, इंसान को किस तरह से बनाना है, नदियों को किस तरह से बचाना है। और चाहे सिर्फ अगर देखा जाए तो कुंभ जितने भी जगह आयोजित होते हैं, 4 जगह जो देश में आयोजित होते हैं, वो सब नदियों के किनारे होते हैं। जरा आप उनकी महत्व उसका देखिए। हरिद्वार जहाँ हिमालय से गंगा उतरती है, प्रयागराज जहाँ गंगा जमुना सरस्वती मिलती है, नासिक जिसको दक्षिण की गंगा कहते हैं। तो कहीं ना कहीं कुंभ तो साफ सफाई रखने और नदियों को बचाने का संदेश देता है। वो हर पेड़ में देवता देखता है, वो हर नदी में माँ देखता है। तो ये हमारी भारतीय संस्कृति है
जो बचाने का संदेश तो सैकड़ों साल हजारों साल से देती रही, तो कुंभ तो इसको और आगे बढ़ा रहा है इस एजेंडे को। और महाकुंभ के मंच से भी इस बार यही बात हुई है कि नदियों को किस तरह से बचाना है और किस तरह से साफ रखना है, ये हर कोई संदेश वहां से लेके जा रहा है हर श्रद्धालु। जी, बहुत अच्छा आपने बताया नदियों के बारे में। कुंभ सदियों से संस्कृतियों का मिलन रहा है। देश विदेश से हर धर्म संप्रदाय के लोग आते रहे हैं और सम्मिलित होते हैं। आज डिजिटल युग है, दुनिया में पल पल की कुंभ की खबरें जा रही है, यहाँ तक कि अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। क्या यही उद्देश्य है वसुधैव कुटुंबकम का? देखिए, कुंभ जो है वो सबसे बड़ी बात तो ये है कि कुंभ जो है या कुंभ का जो दर्शन है, फिलॉसफी है, वो दुनिया में जो लोकतंत्र, स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा यानी फेटर्निटी, ये जो फिलॉसफी है, जो वेस्टर्न वर्ल्ड की फिलॉसफी है, इससे बहुत आगे की चीज़ है। आगे की चीज़ मैं इसलिए इसे कहूँगा क्योंकि जब कोई आदमी वहाँ पर संगम के किनारे पहुँच रहा है, वहाँ पर एक दूसरे से कोई भेद नहीं है और तकनीक का भी उसमें पुरानी जो परंपराएं हैं वो भी उसी तरह से आगे बढ़ रही हैं, और जो नई चीज़ है, नई तकनीक है वक्त के साथ, उसको भी हम उसमें समाहित कर रहे हैं। तो इसमें किसी का विरोध नहीं है, बिल्कुल समावेश करने की परंपरा रही है और है। आप देखिए कि वहाँ फूस की झोपड़ी भी लग रही है महाकुंभ में, और आज और डोम सिटी भी है, ठहरने का इंतज़ाम है। इसी तरह से आप देखिए पुरानी चक्कू वाली नाव भी चल रही है और स्टीमर भी चल रही है। लोग फूस की झोपड़ी लगाकर चूल्हे पर लकड़ी से खाना भी बना रहे हैं और गैस चूल्हा भी है। तो कुंभ कहीं से किसी का विरोध नहीं करता, वो परंपराओं का, वो पुरानी चीज़ें उसका विरोध नहीं करता, नई चीज़ों को खुद में समाहित कर लेता है। ये कुंभ की परंपरा है। और कुंभ का जो दर्शन है वो ये है कि हम यहाँ पर किसी से भेद नहीं करते, कोई गरीब नहीं, कोई अमीर नहीं, कोई हेल्थ एंड हाइजीन जैसी पुरानी जो वेस्टर्न फिलॉसफी है उससे इतर की चीज़ है कि करोड़ों लोग नहाते हैं वहाँ पर, एक ही पानी में नहाते हैं। उसमें बताइए कि उसमें कौन सा भेद है? वहाँ कोई जाति पूछता है, कोई धर्म पूछता है कोई कि आप देसी हो विदेशी हो। तो कुंभ तो समानता का संदेश देता ही रहा है। इससे बड़ा और संदेश और बड़ी फिलॉसफी क्या हो सकती है? मेरा एक आखिरी सवाल है, संक्षिप्त में आप आंसर दीजिएगा इसका। समुद्र मंथन से कुंभ निकला, अमृत निकला, प्रयागराज के महाकुंभ से क्या निकल के जा रहा है? प्रयागराज के महाकुंभ से, हाँ, प्रयागराज के आपने कहा कि समुद्र मंथन से जो कुंभ अमृत निकला, तो ये अमृत क्या है? अमृत ज्ञान का अमृत है। वो एक सांकेतिक, जो आदमी भारत में, ये हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए कि ऋषि मुनि कौन थे? उस जमाने के रिसर्चर थे जो समाज की बेहतरी के लिए काम करते थे। वो अमृत तत्व क्या था? वो ज्ञान का अमृत था, लोगों को हम रास्ता दिखा सकें। तो कुंभ उसी का मंच था जहाँ से लोगों को, समाज को रास्ता दिखा सकें। ये महाकुंभ संदेश दे रहा है, जो 2025 का महाकुंभ है, कि हम प्राचीन परंपराओं को साथ लेकर चलते हुए नवीनता को स्वीकार करें, हम भेदभाव को खत्म करें, जाति पाति की जो राजनीति है इसको खत्म करें, समाज में हर इंसान को बराबरी की नज़र से देखें। और इन सबसे बड़ी बात जो मुझे लग रहा है वो ये है कि हम समाज को, हर इंसान ये समझे कि हमने जो समाज से लिया है उसे किस तरह से समाज को रिटर्न करें। ये संदेश लेकर के हर इंसान जो कुंभ का मर्म है उसके साथ जाएगा कि हमारे जीवन का मूल मकसद ये है कि हमने समाज से जो लिया वो किस तरह से उसे रिटर्न करें, पे बैक, चाहे वो प्रकृति के रूप में हो, चाहे समाज में दूसरों की मदद करने के रूप में हो, चाहे आपने ज्ञान अर्जित किया तो दूसरों को पढ़ाने के रूप में हो, आपने अगर आयुर्वेद की डिग्री ली है तो हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आप ठीक करें, उस रूप में हो। तो हर कोई वहाँ से यही संदेश लेकर के जाएगा कि हम किस तरह से समाज की बेहतरी के लिए, खुशहाली के लिए काम करें। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी हमारी विशेष कुंभ पर चर्चा। फिर मिलते हैं अगले सप्ताह एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।